Hello, good evening, students. I'm audible to all of you. Yes, sir. Good evening. Sir. Okay, good evening. So basically, I'm here to teach database management system. Basically, आपका जो गेट का सिलेबस है, उसमें database का जो पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें क्लियर करूँगा कि इंट्रोडक्शन इन द सेंस कौन सा टॉपिक कहाँ से कितने नंबर का आता है, उस तरह का थोड़ा सा अगर हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी. पिक्चर क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है. जब कभी भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, लाइक अगर बॉर्न चाइल्ड भी है तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि वो एक ब्लैंक शीट होती है. उस ब्लैंक शीट पे जो भी चीज़ लिखी जाती है वो धीरे 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 भरनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वो अपने आप वर्कआउट करना स्टार्ट करती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए अगर मैंने आपको समराइज कर दिया कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ हमें आगे ये पढ़नी है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा. मे बी आपको सब कुछ आता भी हो, क्या पता कोई चीज़ रिफाइन हो जाएगी, क्या पता कोई चीज़ आपको आती है वो टफ वे में आती है, वो इजी वे में आपको समझ में आएगी. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी. तो बेसिकली आई एम हेयर टू टीच यू, नॉट फर्स्ट टाइम. लगभग मेरे को 10 साल से 11 साल हो चुके हैं कोचिंग देते हुए गेट की, नेट की. आई हैव क्वालिफाइड 5 टाइम्स गेट and 4 times net. So basically I am here to share my experience with you. So मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे को आती है वो अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँ, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम. देयर इज नो प्रॉब्लम. दैट इज नॉट ए कॉलेज जिसके लिए आप अटेंडेंस के लिए आ रहे हो. जैसे कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, मे बी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ पास आउट स्टूडेंट्स भी होंगे. तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज में जब आप जाते थे तो आपको प्रेशर होता था, असाइनमेंट सबमिट करनी है, अटेंडेंस देनी है, नहीं तो हम डिटेन हो जाएंगे. तो इस तरह की चीज़ें जो है कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, आई एम नॉट सेइंग स्टूडेंट्स आर सेम लाइक यू एंड एनी अदर स्टूडेंट्स. तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है. काफ़ी मैंने कॉलेजेस और उसमें पहले पढ़ाया था. अब राइट नाउ कॉलेज ना पढ़ा के हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं. इंस्टीट्यूट में हम काफ़ी जगह पढ़ा चुके हैं और करंटली मैं पढ़ा भी रहा हूँ. ठीक है, तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. आई नो कि कोविड सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको भी पता है कि जो लास्ट वेव गई है वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है सभी के लिए. मगर यहाँ पर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है. क्यों? क्योंकि ये जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऐसा नहीं है कि बाउंड हो एक टाइम के लिए. आप क्या है, साथ साथ रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी आपको मिल रही है. फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ नहीं कर पाते, गेट नहीं कर पाते, तो आप इजीली वो चीज़ दोबारा से रिपीट करके रिवाइज करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हो. कई बार होता है कि 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा पॉइंट रह जाता है या कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो गया. बाद में पता चलता है कि ये कंसेप्ट सॉल्व नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एक कंसेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट आपने मिस कर दिया. मगर जब आप उसको रिवाइज करके सुनते हो, रिकॉर्डिंग सुनते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें पॉइंट क्लियर होता है. ठीक है डियर. तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. मैं अभी शेयर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जूम प्लेटफॉर्म पे मैंने वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, जूम पे काफ़ी रिकॉर्डिंग और वो चीज़ें सुनी है, मगर पढ़ाने में जूम प्लेटफॉर्म पहली बार लिया है मैंने. इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहा था आपके फैकल्टी से ही. यस. सो यहाँ पर आप स्क्रीन दिख रही होगी आपको. आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. यस सर. ओके, वेरी गुड. थोड़ा सा Yes, मैं sir. आपको, आप लोगों को डिस्टर्ब करता रहूँगा बीच बीच में. ये मेरा एक वे है पढ़ाने का, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ना बोलूँ, आप भले ही सुन रहे हो, मगर मेरे को भी लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो. एक्टिव मोड में थोड़ा सा हम करेंगे इस चीज़ों को, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीपीटी शेयर हो रही होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. जो आप डीबीएमएस सिलेबस, अभी तक आपने डीबीएमएस तो नहीं पढ़ा होगा डियर यहाँ पर, या पहले पढ़ा होगा? अभी तो नहीं पढ़ा होगा डियर आपने ना, आई थिंक सो. जो डीबीएमएस का सिलेबस है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहा करो बीच बीच में. भले ही एक बच्चा दो बच्चा बोले, मगर कम से कम बोलता रहे तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगता रहेगा बीच बीच में. ठीक है, तो देखिए
डेटाबेस का ये आपका सिलेबस मैंने गेट की जो वेबसाइट है वहीं से ही पिक करके यहाँ पर रखा है, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डेटाबेस में हम क्या करने वाले हैं। तो आई थिंक सो आपने ईआर मॉडल सुना होगा, इसने सुना है ईआर मॉडल? Yes, sir. No, sir. Entity relationship diagram. वेरी गुड। योर नेम डियर? Sir, Vasu Bhatia. वासु, वेरी गुड वासु। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं बोला था कोई बात नहीं डियर, आप भी ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज किसी को आती है तो आपको नहीं आती तो आप उससे हमेशा पीछे रहोगे, तो जरूरी नहीं है ये चीज, आपको में भी इससे ज्यादा भी आए, इसके इक्वल भी आए, तो आप भी उस चीज को कवर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोल दिया और ये आगे करना ही नहीं है हमें पूरा डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट सारे क्लियर करते चलेंगे हम, ठीक है डियर। तो ईआर मॉडल क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा काफी यूज होता है। इसके अंदर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फुलफिल करते हुए डिजाइन बनाते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी, एंड उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो शो करता है रिलेशनशिप। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अंदर काफी नोटेशंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं समराइज कर रहा हूँ कि हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा और टप्पल कैलकुलस, ये तीन टॉपिक रिलेशनल से है हमारे, और तीनों के अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल अलजेब्रा। टप्पल कैलकुलस में गेट के अंदर 10 साल में से मुश्किल से 1 या 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो टप्पल कैलकुलस में काफी क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी हम इसको कवर करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट इसका क्लियर करेंगे। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा आपका, जो कि अभी मैं एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा डीबीएमएस के अंदर कहाँ कहाँ से कौन से, मतलब डीबीएमएस के अंदर कौन से ईयर में कितने नंबर का डीबीएमएस में पूछा गया है, ठीक है डियर, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑपरेटर्स है, कैसे हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, सारे के सारे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है डियर। उसके बाद है सिक्वल, सिक्वल भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसको एसक्यूएल भी बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, मगर मेनली इसको बोला जाता है सिक्वल, ठीक है। तो इसको जो रीड किया जाता है, सिक्वल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसके अंदर हम सारी की सारी क्वेरीज को पढ़ते हैं। काफी स्टूडेंट के माइंड में जो जो पढ़ चुके हैं डीबीएमएस, उनके माइंड में डाउट होगा कि सर क्वेरी में तो हमेशा डाउट रहा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे जो हमेशा सोचते हैं कि सर क्वेरी तो हमेशा डाउट रही है, कभी भी मतलब हमें क्लियर ही नहीं हुई कि ये कैसे बनाएंगे हम। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लेट मी आई क्लियर द कंसेप्ट कि आपको यहाँ पर क्वेरी नहीं बनानी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको क्वेरी डिजाइन करनी नहीं आएगी, थ्योरेटिकल पेपर नहीं है ये कि जहां पर आपको कोई डाटाबेस दे दिया और क्वेरी को डिजाइन करना है। आपके पास क्या होगा, डाटाबेस होगा, आपके पास क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगी, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको पिक करना है विच वन इज करेक्ट वन। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि कौन से ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, जिससे कि हम कोई भी क्वेरी आए तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेरी को डिजाइन ना करके क्वेरी को कैसे सोल्व करते हैं वो समझना है, ठीक है डियर। उसके बाद है आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दो टाइप की इंटीग्रिटी होती है आपकी, एक होती है इंटीग्रिटी रूल 1, एक होता है इंटीग्रिटी रूल 2, ठीक है। तो दोनों टाइप की इंटीग्रिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये कंसेप्ट आएगा हमारे सामने, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में मैं आपको बताऊं, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है। क्वेश्चन क्या आता है कि मान के चलो आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी और उसमें पूछा गया कि कौन सी ये नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है, जो कि हम डाउट क्यों रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है एफडी को नहीं करते हैं। एफडी क्या है, दैट इज नोन एज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर अगर नॉर्मल फॉर्म को करना है, मैं ये
गारंटीड बोल सकता हूँ, 100% गारंटीड बोल सकता हूँ, अगर आपको एफडी आ गई है अच्छे से तो नॉर्मल फॉर्म में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जितनी भी नॉर्मल फॉर्म है वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एफडी के ऊपर। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली, मतलब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएंगे। नॉर्मल फॉर्म से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है आपका। उसके बाद है फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग लाइक बी एंड बी प्लस टी। ये बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, इंडेक्सिंग हम इसलिए यूज करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, बुक के अंदर इंडेक्सिंग आपने देखी होगी, तो वो किस लिए काम आती है, क्या फायदा होता है उसका, कोई बता सकता है डियर? बुक्स के अंदर आपकी इंडेक्सिंग आपने देखी होगी, कोई भी बुक ले लो आप, डीबीएमएस की बुक ले लें हम, तो डीबीएमएस के अंदर जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो उसका क्या यूज है, टेबल ऑफ टॉपिक फाइंड कंटेंट्स? करने में इजी होता है। वेरी गुड वासु, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी चीज है उसको डिफाइन करने में बहुत इजीली हम गेट कर सकते हैं। कोई और बता सकता है? सर हमको जहाँ जाना है स्पेशल पॉइंट पे उसी उसी को पॉइंट करता है वो इंडेक्स। वेरी गुड दीपांजलि, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या मैं इसको एक थोड़ा सा क्लियर वे में बताऊं कि अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है तो मैं इजीली उसको गेट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं बुक की बात कर रहा हूं तो एक टॉपिक होगा या कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली दीपांजलि ने जो बोला, जो वासु ने बोला, बिल्कुल वही पॉइंट है जो मैं अगर क्लियर करना चाहूँ। इंडेक्सिंग का मतलब यहाँ पर भी यही है। इंडेक्सिंग जो है वो किस लिए काम आती है आपकी, कोई भी चीज को, टॉपिक को इजीली सर्च करने के लिए हम कर सकते हैं। यू कैन से टाइम को सेव करना है तो आप इंडेक्सिंग यूज करोगे डेफिनेटली। अगर मान लो 453 पेज पे कोई टॉपिक है, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो उसमें इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट अगर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया, उसमें टॉपिक मिल गया, मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा कि ये टॉपिक इस पर्टिकुलर पेज पे है। तो इंडेक्सिंग का काम यही है, टाइम को सेव करना और इजिली सर्च करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे 3 टॉपिक है इसके अंदर। एक तो प्राइमरी क्लस्टरिंग होता है आपका, सॉरी प्राइमरी इंडेक्सिंग होता है, एक सेकेंडरी होता है, और एक होता है आपका क्लस्टरिंग। तो ये 3 टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर बी एंड बी प्लस ट्री, आपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी ये टॉपिक के नाम सुने होंगे, मे बी आपने क्लियर भी किया होगा। वही टॉपिक आपके यहाँ पर हम डीबीएमएस के अंदर क्लियर करेंगे। और लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा है ट्रांजेक्शन्स एंड कंकरेंसी कंट्रोल। तो ट्रांजेक्शन के अंदर जो हम पढ़ेंगे, जो ट्रांजेक्शन आपने वर्ड सुना होगा बैंक्स के अंदर, जो बैंक में आप करते हो, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, डेबिट होना, क्रेडिट होना। तो कोई भी चीज ऐसी हो रही है तो वो ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में अलग अलग स्टेट होती है, स्टेप्स होते हैं कि इनिशिएट करना, फिर उसके बाद एक अकाउंट से क्लियर होना, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होना। तो ये सारी की सारी चीजें फिर सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। कई बार आप देखते हो यूपीआई से एरर आ जाता है ड्यू टू नेटवर्क इशू, ड्यू टू पिन रोंग आपने कुछ किया या ओटीपी रोंग डाल दिया। कई बार होता है, मतलब ओटीपी आने के बाद भी रोंग आप इनपुट दे देते हो, तो वो भी क्या है, हमारे ट्रांजेक्शन का एक पार्ट है। तो ट्रांजेक्शन की स्टेट्स होती है हमारे यहाँ पर। उसके बाद हमारे यहाँ पर शेड्यूल होते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा वो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा गेट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद है कंकरेंसी क्या होती है, व्हाई वी नीड कंकरेंसी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजेज इन द कंकरेंसी, जो भी प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस किस टेक्निक को यूज करके हम सॉल्यूशन करेंगे। फिर इसके अंदर अलग अलग टाइप की टेक्निक्स है, कैस्केडलेस है, और अलग अलग टाइप की रोल बैक है। इस टाइप से अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द सिलेबस जो कि हम कवर करने वाले हैं। होपफुली आपको समझ में आएगा। ट्राई मैं करूंगा कि आपको हर पॉइंट, हर एक चीज क्लियर हो अच्छे से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इनके अंदर, वो है आपका ट्रांजेक्शन। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। या इसको इरेज कर दूं मैं डियर, इरेज कर सकता हूँ मैं, ये जितना भी लिखा हुआ यस है सर। इरेज। गुड, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन आना ही आना है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ईआर डायग्राम के अंदर भी क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है।
तो इंडेक्सिंग के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट सभी है, मगर जो गेट के अंदर सर 100% वेटेज पूछे क्या है जाते उसकी? हैं। शिव्यांश, हाँ जी, वेटेज? हाँ वेटेज मैं बता देता हूँ। देखो इसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन में आप मान के चल सकते हो मैक्सिमम 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है डियर, इस तरह से आ सकता है। और यहाँ पर भी आपका 1 से 2 नंबर का आ सकता है, 1 से 2 मार्क्स। ER मॉडल रिलेशनल अलजेब्रा में भी सेम यही है, 1 to 2 मार्क्स। हाँ नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है, 3 to 4 मार्क्स। ठीक है डियर, इंडेक्सिंग के अंदर भी 1 से 2 मार्क्स का ये वेटेज रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो सिक्वल के अंदर भी आए हैं आपके, यहाँ पर भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप ये मान के चलो जो क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं एनालिसिस दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट उसमें, तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा कि टोटल कितने नंबर का आएगा डीबीएमएस के अंदर, ईयर वाइज जितने नंबर का आया हुआ है आपका। ठीक है, डीबीएमएस भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं पर भी आप फ्यूचर में बैकएंड की तरफ आप जाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वहां पर भी डीबीएमएस का बहुत यूज है। ठीक है डियर, ठीक है शिव्यांश, क्लियर हो गया आपको? यस सर। गुड। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ। जो बुक आपको रेफर करनी है, जो टेक्स्ट बुक है, देखिए अभी तक आपने आई थिंक ऑल आर परसुइंग बीटेक, ऑल आर परसुइंग बीटेक, और हैव एनीवन डन बीटेक? कोई कंप्लीट कर चुका है इससे पहले बीटेक, या सारे फाइनल ईयर में है? सर मेरा कंप्लीट हो गया है। दीपांजलि, दीपांजलि, यस ठीक सर। है। तो दीपांजलि आपने लास्ट टाइम दिया था गेट का? यस सर। ओके, तो कितने स्कोर आए थे बता सकते हो आप? सर अच्छे नहीं है सर। वो तो डेफिनेटली आप अच्छे नहीं होंगे तभी आपने ड्रॉप आउट किया है ना। वो अच्छे यस की सर। डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, मे बी 40 मार्क्स आए हो वो भी अच्छे नहीं हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है 60 मार्क्स आए हो, आपको अपनी पसंद का चॉइस ना मिला हो, वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो मतलब वो अलग अलग डेफिनेशन है हर एक चीज की ना। तो चलो एनीवे, मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ दीपांजलि, अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जो ऑनलाइन फैसिलिटी बहुत रेयरली, मतलब मैं ये नहीं कहता कि कितना आपको समझ में आएगा कितना नहीं आ रहा है, फिजिकल और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, मगर मैं आपको बताऊं इसमें फैसिलिटी ये है कि आप इजीली हर चीज को बहुत बारीकी से समझ सकते हो, क्योंकि लाइव क्लासेस हो रही है। जहां पर रिकॉर्डिंग क्लास होती है वहां दिक्कत आती है, मगर लाइव क्लासेस में दिक्कत कम आती है। लाइव इज जस्ट लाइक ए डजंट मैटर कि आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो लाइव क्लास का मतलब है कि वो एक तरह का लगता है कि हाँ हमसे ही सर बात कर रहे हैं, जैसे कि सेम ईयर आपसे मैं नाम से बात कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ कि सर मेरे से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फिजिकल क्लास में होता है, ऑफलाइन क्लास में होता है। ठीक है ना जी? तो दीपांजलि कोई इशू नहीं है, आपको बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर होगी। आपने पेपर दिया है तो आपको पता भी होगा डेटाबेस से कितने क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ मे बी आपको लग भी रहा होगा कि हाँ सेम क्वेश्चंस इस टाइप के आए थे। इज यस इट सर। क्लियर? इज इट यस राइट सर। और नो? यस सर। ओके, दीपांजलि के अलावा कोई है जो बीटेक कर चुका है कंप्लीट, या परसुइंग ही है सभी बाकी? कोई भी एक दो बच्चे बता सकते हैं? सर एमसीए कंप्लीट कर सर लिया। परसुइंग। क्या मैं सुन नहीं पाया, मिक्स हो गया था आवाज। सर एमसीए कंप्लीट कर लिया है। ओके सिमरन, एमसी कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। ये भी अच्छा है, एमसी के बाद भी स्कोप है इसका, क्योंकि आप मे बी आर यू गोइंग फॉर एमटेक ना विद द हेल्प ऑफ गेट? यस सर। गुड सिमरन, अच्छी बात है। इसके अलावा कोई और, क्योंकि देखो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास, तो पूरी क्लास में मेरे को नाम भी पता चल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे तो है नहीं, 9-10 बच्चे हैं, तो इजीली हम याद भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने तो 60-70 स्ट्रेंथ की भी क्लास ली है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों के नाम याद करने में, है ना। तो मेरे को लगता है सिमरन कंप्लीट कर चुकी है, दीपांजलि कंप्लीट कर चुकी है बीटेक, सर और मेरा सिमरन एमसीए, एमसीए सुमन प्लस एमटेक। एमसी प्लस एमटेक, वेरी गुड सुमन। तो अभी क्या गेट का पर्पस क्या है? सर जॉब? मेरा यूजीसी नेट का है। यूजीसी नेट का है सुमन, ठीक है, वेरी गुड। सो उसका भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अलग से आपको शेयर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 4 टाइम्स मेरा नेट भी क्वालिफाई है, 5 टाइम्स गेट क्वालिफाई है।
तो दोनों का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि अलग से मैं साथ साथ बताता रहूंगा आपको, ये नेट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। लास्ट टू लास्ट टाइम डीबीएमएस में क्वेश्चन आया था नॉर्मलाइजेशन के अंदर, पूरा का पूरा आपका नवाथे के अंदर से वो क्वेश्चन था। नवाथे के अंदर नॉर्मलाइजेशन पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन थे, एक कंबाइंड क्वेश्चन था, तो नवाथे से वो क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग दैट विल बी कवर बाय नवाथे। बेसिकली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बुक का नाम है तो नवाथे ही बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो टॉपिक है आपको कवर करने हैं कोर्स से, क्लियर। तो ये 2 बुक के नाम है, आप कवर कर सकते हो दोनों बुक को। ऐसा नहीं है कि आपको परचेज करना है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। दोनों बुक आई थिंक अवेलेबल है, कोर्स की तो मैंने डाउनलोड की थी, ठीक है डियर। उसके बाद है ये जो पार्ट है एनालिसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स फॉर डेटाबेसेस। तो जो एनालिसिस पार्ट है लास्ट 3 इयर्स का, जो गेट के अंदर क्वेश्चंस आए हुए जो मैंने अभी आपको बताया था, वेटेज जो शिव्यांश ने पूछी थी कितने नंबर की रहती है सर, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि गेट 2021 में जो आया था वो आया था 8 मार्क्स का, लगभग बराबर ही है। 2020 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे, 2019 में 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इससे पीछे भी जाओगे आप, 18 में भी देखते हो तो भी 7 to 8 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है। मार्क्स मतलब क्वेश्चंस नहीं, मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है वो 887 इतने नंबर का है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि 7 मिनिमम और मैक्सिमम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके डाटाबेस के अंदर से। तो शिव्यांश का जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पर कवर कर दूं कि 1 to 2 मार्क्स, यहाँ पर मैंने ईआर मॉडल लिखा था। यहाँ पर अगर आप इसको टोटल करो तो मे भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर 11 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए, आप तो 7 to 8 मार्क्स से कह रहे हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें अगर मैं तो वेटेज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे कंसेप्ट एक ही पेपर के अंदर आएंगे। मे बी 2018 का अगर आप देखो तो ये वाला कंसेप्ट ना आया हो, 2019 में देखो तो ईआर मॉडल ना आया हो, तो इस तरह से कोई ना कोई कंसेप्ट वहां पर नहीं आया होगा। तो आप ओवरऑल देखो तो 7 to 8 मार्क्स का ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेटाबेस के। इज इट क्लियर? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। Good. So this is all about the summary of the database, जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा ये क्लियर किया कि कौन सा पार्ट कहाँ से कितने नंबर का आता है। तो आज मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए मेरा ये मानना है जो चीज़ आपको आए सिर्फ इजी वे में हम स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है, करेंगे हम जीरो से ही, हर एक टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, मगर जरूरी नहीं है कि उसकी सीक्वेंस वही हो जो सीक्वेंस आपकी गेट वालों ने दे रखी है। तो हम नॉर्मलाइजेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और इतना इजी पार्ट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था नॉर्मलाइजेशन पार्ट आपका इजीएस्ट पार्ट है, मगर वो कब होगा जब उसके अंदर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी को कवर कर लेते हो, ठीक है डियर। तो उसी को हम कवर करके चलेंगे और अच्छे से समझेंगे कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो सारा का सारा हम पार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कवर। 1 सेकेंड, क्योंकि मैं थोड़ा फ्रेंडली नहीं हूँ इस जूम से, थोड़ा सा मतलब मेरे को टाइम लग सकता है कैसे ये स्क्रीन कैसे दिखेगी, कोई बता सकता है? तो स्क्रीन पे आना है मेरे को वापस। व्हाइट बोर्ड स्टॉप शेयर होगा शायद, हाँ ठीक है, ये पिछले वाले सर ने बताया था। चलो ठीक है, तो ये वाला हमने देख लिया है पार्ट अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पार्टिसिपेंट हमारे 11 हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स आप 10 सर हो। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो मैंने शेयर करी नहीं है डियर अभी ना, स्क्रीन शेयर नहीं करी है अभी, मैंने स्टॉप करी है स्क्रीन, ठीक है। अभी मैं करने वाला हूँ, व्हाइट बोर्ड में शेयर करूंगा अभी। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा डियर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने शेयर किया तो अब दिख रही होगी आपको। चलो
एनीवे अब हम बात करते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। जो टॉपिक हम क्लियर करेंगे, देखिए मैं एक चीज बिल्कुल फ्रेंडली बोलूं, आपको ये नहीं समझना है कि सर एक पढ़ा रहे हैं टॉपिक और कहीं पर हेजिटेट करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम यहाँ पर कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर कहाँ पढ़ रहे हैं, एक कोचिंग यू कैन से। हमें नॉलेज गेट करनी है। यहाँ पर कोचिंग का मतलब क्या है कि हम नॉलेज के लिए आए हैं, यहाँ पर अटेंडेंस या असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए नहीं आए हैं। हमें वो चीज करनी है कि अगर कोई भी चीज पूछी जाती है कभी भी, किसी टाइम पे भी, कहीं पर भी, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका फोकस क्या होना चाहिए, जो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको डाउट अगर है तो आप फ्रीली पूछ सकते हो। ये हेजिटेट नहीं करना कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं पूछूं या ना पूछूं, वो हेजिटेशन आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो हेजिटेशन रह गई, फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो फिर दिक्कत करेगी आपको। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आपको वो चीज टाइमली क्लियर करनी है। तो पेन मैं रेड यूज कर रहा हूँ या ब्लैक यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ देखिए मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। देखिए देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले ही मैंने ये चीज बोली थी कि हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन से पहले हमें क्या आना चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है डियर, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, तो बता सकता है इससे पहले मैं स्टार्ट करूं। वैसे एक रफली आइडिया में लेना चाहता हूं फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, क्योंकि एक सर इंटरेक्टिव सेशन बेसिकली होगा ना तो बहुत इजीली रहेगा। हाँ डियर बताइए। सर बेसिकली जो दो चीजें हमने ले रखी हैं उनके बीच की हमें डिपेंडेंसी चेक करनी है बेसिकली। अगर बिल्कुल लेमैन की टर्म से बोले तो यही बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो योर नेम आई थिंक विजिबल नहीं हुआ था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर श्रेय श्रेय, ओके, वेरी गुड डियर। आपने जो बताया बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करूं फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब बहुत इजी वे में अगर हम देखें तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल से बहुत इजीली हम गेट कर पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा हूं। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो दो एट्रीब्यूट है ए और बी, इसके अंदर अगर मैंने कोई वैल्यू डाली यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक्स पुट अप किया, ठीक है, यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 है, यहाँ पर y पुट किया, यहाँ इसके वैल्यू 2 है, और यहाँ पर मैंने पुट किया z और इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 है। शिव्यांश, हाँ जी क्या पूछ रहे हो? इंफॉर्मेशन, सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा बोलना। एट्रीब्यूट का मीनिंग इंफॉर्मेशन होता है ना? देखिए डियर, ऐसा कुछ नहीं है कि एट्रीब्यूट का मतलब इंफॉर्मेशन होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या है, बेसिकली कोई भी कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। एक कॉलम में जो रिप्रेजेंटेशन होती है डिग्री को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता क्या है, कोई भी एक चीज ऐसी जहां पर जरूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही है। एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है नाम थोड़ा ना इंफॉर्मेशन होता है हमारा। इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल, वो कुछ भी हो सकता है। एक्स, मान के चलो एक्स, एक्स क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, मगर एक्स जो है एट्रीब्यूट है। मतलब दैट इज नॉट ए स्पेसिफाइड, इट मे बी एन इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट मे बी ए इंफॉर्मेशन, बट वी कैन से एट्रीब्यूट इज ओनली इंफॉर्मेशन, दैट इज इनकरेक्ट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, वो एट्रीब्यूट है। हाँ, टेबल के अंदर जो कॉलम रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक एट्रीब्यूट होती है। आंसर रोज रिप्रेजेंटेशन, वो टप्पल होते हैं डियर। ओके। ठीक है, दो चीज होती है, एक होता है एट्रीब्यूट। देखिए मैं डिटेल में ना आगे बताऊंगा डियर, डोंट वरी अबाउट दिस पॉइंट्स। एट्रीब्यूट होता है बिल्कुल शिव्यांश आपका सही था क्वेश्चन। एट्रीब्यूट होता है आपका कॉलम। टेबल की अगर मैं बात करूं, देखो मैं फिर वही चीज बोल रहा हूं, एट्रीब्यूट दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक कि वो इंफॉर्मेशन ही होगा, वो टेबल के में, टेबल की अगर मैं बात करूं तो कॉलम होगा और हमेशा कॉलम होगा, ऐसा नहीं है एट्रीब्यूट।
समझ में आ रहा है? वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो एंटिटी का नाम भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कि अगर हम ईआर मॉडल की बात करें, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान के चलो ईआर मॉडल आपने इस तरह की शेप देखी होगी, स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है, उसके अंदर स्टूडेंट का क्या होगा यहाँ पर, सॉरी इसको डायग्राम को मैंने थोड़ा गलत रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें, एंटिटी हमेशा रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है डियर। तो एट्रीब्यूट होता है आपका ये जो सर्कल फॉर्म में है। तो यहाँ पर मान के चलिए मैंने रिप्रेजेंट किया नेम, इसी तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया आईडी। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट है क्या? एट्रीब्यूट है आपका नेम, एट्रीब्यूट है आपका आईडी, और स्टूडेंट क्या है? एंटिटी है। क्लियर? और इसी तरह से मान के चलो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट जो है ना वो सर स्पेसिफाइड एंटिटी नहीं है। मतलब एंटिटी क्या होता है? डियर वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा रहेगा। ओके सही। ओके एंटिटी क्या है? एक पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी एक टेबल का नाम भी हो सकता है, एंटिटी एक कुछ भी हो सकता है। दैट मे बी फिजिकल एग्जिस्टेंस और दैट मे बी यू कैन से ऑनलाइन एग्जिस्टेंस, कुछ भी। जैसे कि मैं अपना नाम कहूँ ऋषभ, दैट इज ए एंटिटी और नॉट? यस, दैट मे बी ए पर्सन, दैट मे बी ए यू कैन से एनीथिंग। लाइक स्टूडेंट एक एंटिटी है, कॉलेज एक एंटिटी है, कॉलेज का नाम भी एक एंटिटी हो सकता है, आपका नाम भी एक एंटिटी हो सकता है। कोई यू कैन से कार है, कार का मॉडल है, वो एट्रीब्यूट हो जाएंगे, कार जो है एक एंटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज एनीथिंग, वो ईआर मॉडल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, यस। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें, क्या हम बात कर रहे थे, ये एक टेबल है, इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है आपके डियर, जहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ए डिराइव बी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ए के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू है एक्स, तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू क्या है? यहाँ अगर हम देखें एक्स की कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू है 1। तो ये कहता है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वो कब करेगा? जब एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मान के चलो यहाँ पर x है, इस टेबल के अंदर x अगेन होता, x अगेन यहाँ पर एंटर करता, तो इसके लिए वैल्यू है 2। तो यहाँ पर ये कहता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर b की एक वैल्यू है तो थ्रू आउट द टेबल उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मतलब यहाँ पर 1 to many अलाउड नहीं है, 1 to many अलाउड नहीं है। अगर a डिराइव b है तो x के कोरस्पॉन्डिंग 1 है और x के कोरस्पॉन्डिंग 2 है। यहाँ आप देख सकते हो ना, a के लिए 2 वैल्यू है, x की सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो ये चीज फंक्शनल डिपेंडेंसी कभी भी अलाउ नहीं करती। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी मैं क्लियर करूंगा, मैं अभी जस्ट एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं कि है क्या। समझ में आ रहा है? दोबारा बता देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमेशा सेम वैल्यू के लिए, ये ध्यान रखना, x के लिए 1 है थ्रू आउट द टेबल, जहां भी x होगा, इस टेबल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन सी? जो ये मैं बोल रहा हूं a डिराइव b, दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस। अगर मान के चलो यहाँ पर ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, तो क्या होता? x की कोरस्पॉन्डिंग 1 है, थ्रू आउट द टेबल x कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। फिर y के लिए चेक करेंगे, y की कोरस्पॉन्डिंग 2 है, थ्रू आउट द टेबल y के लिए क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। मगर y अगेन रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट है z, z के लिए यहाँ पर क्या है? 3। फिर में हम चेक करेंगे z कोई एक्स्ट्रा है? नहीं है, दैट इज अगेन नॉट ए प्रॉब्लम। सो a डिराइव b एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये समझ में आया? यस ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? अभी मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं एक और। मान के चलो यहाँ पर वैल्यू है x और यहाँ है वैल्यू y। तो यहाँ पर a और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 1, यहाँ मैंने ले लिया b और 2। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ टप्पल t1।
जो अभी क्वेश्चन आया था कि रो को क्या बोलते हैं हम, टप्पल बोलते हैं, ठीक है। T1 का मतलब क्या है, टप्पल नंबर 1, दूसरा है T2, ठीक है डियर। तो सेकंड है, तो यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या कहता है, T1 ऑफ x अगर इक्वल है T2 ऑफ x, ये समझ में आ रहा है। अगर यहां पर दो टप्पल है, दोनों टप्पल की वैल्यू सेम है इस पर्टिकुलर x के लिए, देन ये क्या कहता है कि T2 ऑफ y शुड बी इक्वल टू, सॉरी, T1 ऑफ y शुड बी इक्वल टू T2 ऑफ y। समझ में आ गया ये पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं, T1 ऑफ x अगर इक्वल है T2 ऑफ x के, ठीक है, x के पर्टिकुलर T1 और T2 दोनों इक्वल है तो y भी इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन सी, x डिराइव y दैट इज नॉट एग्जिस्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड, ग्रेट। सो बेसिकली यहाँ पर एक छोटी सी मैं लाइन लिखने वाला हूँ, वो लाइन क्लियर कर देगी आपको। फॉर ईच, यहाँ पर है पॉइंट, फॉर ईच x वैल्यू देयर मस्ट बी only one y1, that is the simple definition of functional dependency। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है, फंक्शनल डिपेंडेंसी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये छोटा सा पॉइंट क्लियर है, एक छोटा सा कहीं पर भी क्वेश्चन है फंक्शन, जी सर, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ते क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस डियर ये है कि विदाउट इसके, देखिए दो पॉइंट है, एक तो होता है टेबल से हम कोई चीज को फाइंड आउट करें, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी सबसे पहले पता होना चाहिए, ये होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अगर नॉर्मलाइजेशन से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्लियर करेंगे, इसका मतलब ही यही होता है कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी, देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम, डिटरमाइन, जैसे कि आप मान के चलो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स जब तक आपको पेमेंट नहीं देंगे या मतलब जो भी खर्चा पानी नहीं देंगे तो आप आगे स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंसी है। सेम ईयर नॉर्मलाइजेशन तभी अप्लाई हो पाएगा जब फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको आती होगी, पहली चीज। और नॉर्मलाइजेशन किस लिए यूज करते हैं हम, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इनडायरेक्टली आपका किस लिए हेल्प करता है, रिडंडेंट जो डाटा है उसको रिमूव करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है हमें, पहला पॉइंट, ठीक है शिव्यांश। दूसरा पॉइंट, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी की हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो अगर आपको यू कैन से अलग अलग प्रॉपर्टीज आएगी आगे, उसको क्लियर करना है, तो विदाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी के वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। जैसे कि हम बात करेंगे क्लोजर की, हम बात करेंगे सुपर की को निकालने की, हम बात करेंगे कैंडिडेट की निकालने की, तो विदाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी वो चीज अप्लाई नहीं हो सकती। और कैंडिडेट की या सुपर की किसको डिफाइन करती है, यूनिकली चीजों को डिफाइन करती है। हमें कोई चीज ये बताना है कि ये एक पर्टिकुलर चीज यूनिकली डिफाइन हो रही है। यूनिकली का मतलब क्या है कि टोटली उसी के ऊपर डिपेंड है। मान के चलो आप इस टाइम पे डीबीएमएस में पढ़ा रहा हूं, तो अभी के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड हो, तो अगर मैं क्लास से एब्सेंट हो गया तो आप कोई भी इस पर्टिकुलर टाइम पे आप वो चीज नहीं कर पाओगे जो चीज मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है, किसकी, मेरी। सेम ईयर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कैंडिडेट की और सुपर की को निकालने के लिए होती है। वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको नहीं पता, यू कांट आइडेंटिफाई, यू कांट डिफाइन द कैंडिडेट की, और यू कांट कैलकुलेट द कैंडिडेट की एंड द सुपर की। दैट इज द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा सर। जी यस सर, आ गया सर, if T1x is not equals to T2x and T1y equals to T2y, then फंक्शन डिपेंडेंसी होगी? हाँ, डेफिनेटली होगी, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आशीष, आई थिंक आप बोल रहे हो, आशीष, आशीष आपका क्वेश्चन था ना ये बिल्कुल राइट वन है। अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करता ये वाला पॉइंट। चलो, आपने अभी पूछ लिया। देखो, मान के चलो जो क्वेश्चन है ना आशीष का, वो ये है कि यहाँ पर x के कोरस्पॉन्डिंग 1 है और y के कोरस्पॉन्डिंग 1 है,
यही क्वेश्चन है आई थिंक। अगर T1 नॉट इक्वल टू T2 ऑफ X, देन T1 Y इक्वल टू T2 Y। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि x के कोरस्पॉन्डिंग 1 है। देखिए मैंने आपको अभी बताया डजंट मैटर कि b की वैल्यू क्या है, द पॉइंट इज x के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, तो थ्रू आउट द टेबल x के कोरस्पॉन्डिंग 1 आना चाहिए। इसको ऐसे समझो, मान के चलो आपका एक क्लास रोल नंबर है, क्लास रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आशीष नाम से कोई स्टूडेंट है, मैं इसको आगे ले जाऊं क्या, नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा आपको। ओके सर। ये नोट डाउन तो नहीं करना आपको, नेक्स्ट पेज ले जाओ। यस सर। गुड। तो देखिए आशीष जो आपका क्वेश्चन था उसका एग्जांपल से मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल आशीष नाम से कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर यूनिक रोल नंबर होगा, रोल नंबर तो यूनिक होता है हमेशा। मान के चलो रोल नंबर है इस टाइप का, ठीक है, मान के चलो ये रोल नंबर है, ठीक है जी। अब कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी रिजल्ट आता है, तो इस रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा जिसका भी रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट का नाम क्या होगा, आशीष होगा, ठीक है। तो रोल नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया और रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर है नेम। तो रोल नंबर है मान के चलो ये वाला, ये रोल नंबर यहाँ पर है, तो इस पर्टिकुलर रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, आशीष। तो ये रोल नंबर अगली बार, ये है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, अगली बार है सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी फिर यही रोल नंबर आ गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नाम होगा वो क्या होगा डियर, आशीष ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि यही रोल नंबर है और नाम चेंज हो जाएगा, नाम तो आशीष ही रहेगा। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसमें भी सेम यही रोल नंबर है, तो नाम क्या होगा, आशीष होगा। तो हम कह सकते हैं कि रोल नंबर डिटरमाइन नेम, या नेम जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर के। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो Yes, इसीलिए कहता है थ्रू आउट द टेबल जहां पर भी रोल नंबर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग रोल नंबर, एक रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग नाम है आशीष, तो उसी रोल नंबर को दोबारा यूज किया जा रहा है उस टेबल के अंदर, तो वहां पर नाम क्या होगा, आशीष ही होगा। सेम ईयर, ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब बात करते हैं, मान के चलो जो हम बात कर रहे हैं, सेम एग्जांपल में लेके चल रहा हूं, रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर है नेम। अब क्या रोल नंबर है 110, जो भी रोल नंबर है 35, और रोल नंबर है 1101236, दो रोल नंबर अलग अलग है, क्या दोनों के नाम आशीष नहीं हो सकते, क्या दोनों के नाम आशीष नहीं हो सकते, रोल नंबर अलग अलग है। आशीष ये समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक आंसर मिल गया होगा। यस सर मिल गया। चलो वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको, फंक्शनल डिपेंडेंसी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक क्वेश्चन करा दूं क्या इसमें, एक क्वेश्चन करा दो। वेरी गुड। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं टाइम नहीं देखता ना चीजें देखता, जब इंटरेस्ट आने लगता है, रिस्पॉन्स आने लगता है, तो मेरे को भी खुद मजा आता है पढ़ाने में। चलो रिलेशन है ए बी सी, तीन एट्रीब्यूट है डियर, तीनों एट्रीब्यूट में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि ए जो है वो कैंडिडेट की है। कई बार क्वेश्चन में आपको डिफाइन करा हुआ आएगा, मान के चलो ए कैंडिडेट की है, तो यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट है, तीन एट्रीब्यूट की टेबल दे रखी है, ये टेबल है आपकी। तो इस टेबल में यहाँ पर क्वेश्चन है A1 B1 C1 A2 B2 C1 A3 B2 C1, नेक्स्ट है A4 B3 C2। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच FD एग्जिस्ट, क्वेश्चन है कि कौन सी FD एग्जिस्ट कर रही है, और कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। मान के चलो ऑप्शन का मतलब है, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ अभी। A डिराइव B, A डिराइव C, B डिराइव C, B डिराइव A, C डिराइव B, C डिराइव A जी। तो यहाँ पर देखिए विच वन FD एग्जिस्ट, तो A डिराइव B, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, देखो A डिराइव B, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है जी।
A डिराइव B में अब आपको क्या देखना है, देखो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब शॉर्टकट मैं क्लियर कर रहा हूँ। A1 है यहाँ पर, A1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये नहीं देखना कि B के लिए क्या वैल्यू है, दैट इज द शॉर्टकट। मैं क्या बता रहा हूँ, A1 के लिए B1 नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड वाला एट्रीब्यूट जो FD के अंदर दे रखा है, उसके अंदर आपको क्या देखना है, कहीं पर रिपीटेशन हो रही है, कहीं पर रिपीटेशन है क्या, ए एट्रीब्यूट के अंदर रिपीटेशन है कहीं पर भी, कोई भी एट्रीब्यूट रिपीट कर No, रहा है कोई sir. वैल्यू नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली आप कह देना कि ये एफडी एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्टली आपको क्या कह देनी है कि ये एफडी एग्जिस्ट कर रहा है। आंसर मिल गया होगा? Yes, sir. मिल गया ना आंसर? सबको क्लियर हो गया जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, शॉर्टकट बोला जो मैंने? अगर लेफ्ट हैंड साइड जो भी एट्रीब्यूट है उसकी जो भी वैल्यू है उसमें अगर रिपीटेशन नहीं है तो डेफिनेटली वो एफडी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बी की वैल्यू कुछ भी हो, राइट हैंड साइड की वैल्यू कोई भी हो, अभी मैंने बताया था ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट सर अगर इसी तरीके से हम देखें तो जो B2A है उसका भी आंसर सेम ही होगा, क्योंकि उसमें हम B को देखेंगे तो नहीं भी रिपीट यार, कर रहा है। अगर आपका नाम मैं डिस्प्ले नहीं हो रहा, श्रेय अभिषेक नहीं श्रेय श्रेय अगर आप इस तरह से बोलोगे तो आपको क्लियर नहीं हुआ, सॉरी टू से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको मैटर क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है। अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या है, बी डिराइव ए, तो देखिए ये है ना वो चीज नहीं है। क्या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में भी वो बोलता है कि ये सिमेट्रिक कब होगा, जब होगा ए कोमा बी एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वो होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर वो सर ठीक कह रहे हैं आप, वो यहाँ पे B2 रिपीट हो रहा है, वो मैंने देखा है। बिल्कुल वो चीज ना स्किप हो गई, इस वजह से मैंने बोल दिया, वरना वो B2 मेरे नहीं बोलो, मैं यही कह रहा हूँ, बोलोगे तभी समझ में आएगा। अभी जो गलती हुई है ना, ये पेपर में गलती नहीं होगी सर अगर ये नहीं यूनिक बोलोगे। होता तो एग्जिस्ट करता ना, मतलब अगर B2 के बदले एक जगह B4 होता तो हाँ बिल्कुल शिव्यांश, अगर अच्छा। B2 दो बार आया हुआ है, यहाँ पर B2 की जगह B4 होता, B5 होता कोई एक B2 में, तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। एंड सर कैंडिडेट की क्या होती है, एक बार बता दो। कैंडिडेट की डियर बेसिकली अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको ना, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई भी की कैंडिडेट की कब होगी, जब वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जैसे रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, मतलब आपका रोल नंबर पूरे कॉलेज में या पूरी क्लास में कहीं पर भी यूनिक होगा, ठीक है। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होगा। इसी तरह से एक कार का नंबर है वो भी यूनिक होता है, एक लाइसेंस नंबर है, आधार नंबर है, वो यूनिक होता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो भी होता है वो उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो होगा, जैसे कि मान के चलो ए जो है, ए की जगह अगर मैं लिख देता रोल नंबर, ये कैंडिडेट की है, बिल्कुल कैंडिडेट की है, क्योंकि रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। किसी भी पर्टिकुलर रोल नंबर के नीचे कोई भी वैल्यू होगी वो रिपीट नहीं होगी। कैंडिडेट की वो कौन सी होती है जिसके अंदर रिपीटेशन ना हो, यूनिक का मतलब है वैल्यू रिपीट ना हो, दैट इज नोन एज ए यूनिक। प्राइमरी की तरह होती है। हाँ बिल्कुल, देखो तीन चीज होती है, मैं क्लियर कर दूं। एक होता है प्राइमरी की, पीके बोलते हैं जिसको, पीके मूवी नहीं, पीके प्राइमरी की, ठीक है, कैंडिडेट की, और एक होता है सुपर की। तीन चीज होती है डियर। तीनों का मीनिंग क्या होता है, तीनों का मतलब होता है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, तीनों का मतलब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करूंगा ये पॉइंट। आई थिंक बाकी बच्चों को समझ में आ रहा होगा ना जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं टॉपिक से हटके बोल रहा हूँ, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है सर जी। ठीक है, तो देखो तीन चीज होती है आपकी, थोड़ा ना डीबीएमएस में इंटरेस्ट ज्यादा है इसलिए मैं डिटेल में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा आपको। देखो पीके है, एक है सीके और एक है एसके, तीनों के अंदर तीनों ही यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है। अब मैं बताता हूं, एक रिलेशन है उसके अंदर मान के चलो 4 एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दे दिया कि ए जो है वो ए
उसके बाद है ए बी, उसके बाद है आपका बी सी, उसके बाद है बी सी डी, फिर है आपका डी। मान के चलो ये आपको दे दिया गया है, यहाँ पर सी डी ले लेता हूँ। मान के चलो आपको ये दे दिया गया, इसको हटा देते हैं हम, और ये आपको क्या दे दिया गया है कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, अब उसका आंसर मैं आगे दूंगा, आगे ही मैं दे पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट जी है। सर। ठीक है, तो थोड़ा सा बस क्योंकि अगला क्वेश्चन ये आने वाला था कि सर ये कैसे निकला, वो निकालेंगे कैसे, वो मैं आगे आंसर दूंगा अभी। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है आपका टेबल के ऊपर, कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा तब समझेंगे इसको। तो ये देखो ए बी सी सी डी ए बी, ये चार हमें कॉम्बिनेशन दे दिए गए हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि पी के कौन से हैं, सी के कौन से हैं, एस के कौन से हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तीनों का मीनिंग यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है, और ये चारों के चारों जो कॉम्बिनेशन है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो पी के होता है, प्राइमरी की सबसे स्मॉलेस्ट। और एक चीज और ध्यान रखना, पूरी एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, दो प्राइमरी की नहीं हो सकती। एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती है। दूसरी चीज, ए जो है वो प्राइमरी की है, उसके बाद देखो यहां पर बी सी सी डी ए बी, बी सी सी डी एंड ए बी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, सुपर की क्या होता है, सुपर की सुपर सेट, सबका सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये बताता है मैक्सिमल नंबर ऑफ सेट्स, मैक्सिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका सुपर की। सुपर मतलब सबसे बड़ा, और कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका कैंडिडेट की। ठीक है डियर, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, प्राइमरी की तो है सबसे स्मॉलेस्ट, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन तो वो भी करेगा, प्राइमरी की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है आपका प्राइमरी की। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट की और सुपर की में कंफ्यूजन क्या होती है, वो ये होती है कि प्राइमरी की निकलने के बाद हमारे पास जो ये तीन सेट बच गए हैं, बी सी सी डी और ए बी। अब हमें पता चल चुका है ए जो है वो प्राइमरी की है, तो ए के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, ए के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। मान के चलो रोल नंबर प्राइमरी की है, तो रोल नंबर के साथ नेम को ऐड कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर मान के चलो ये है रोल नंबर और ये है नेम। यहाँ पर रोल नंबर है 1 2 3 और नेम है ए बी। अब अकेला नेम क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या सारी की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है अकेला नेम के अंदर? नहीं है, ए रिपीट हो रहा है ना डियर, ए रिपीट हो रहा है, इसका मतलब नेम जो है वो अकेला नेम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, मगर अकेला रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अकेला रोल नंबर क्या डिफाइन कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई। तो क्या ये प्राइमरी की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, प्राइमरी की होगी इस टेबल की। उसके बाद इसके कॉम्बिनेशन क्या है, रोल नंबर अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो रोल नंबर प्लस नेम क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? यस सर, करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप देख सकते हो ये हो गया 1A, ये हो गया 2A, ये हो गया 3B, तो तीनों अलग अलग हो गए ना कंबाइन होने के बाद, तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी एक पर्टिकुलर सेट, कोई भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अगर वो प्राइमरी की बन चुका है, उसके साथ जितने भी एट्रीब्यूट को जोड़ दो वो भी क्या होंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। डजंट मैटर कि वो अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई थे या नहीं थे, द पॉइंट इज कि वो जो है उसके एट्रीब्यूट के साथ जितने भी एट्रीब्यूट होंगे सारे के सारे यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे, तो वो होते हैं सुपर की। सारे के सारे क्या होते हैं आपके सुपर की। ये बात समझ में आ रही है? तो ए के साथ जो भी है वो क्या हो गया है आपका सुपर की। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। सर ठीक है। सुपर की कितनी भी हो सकती है? हाँ,
कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि n एट्रीब्यूट है तो 2⁻n स्क्वायर होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ डियर, यहाँ पर एक सेकेंड स्क्रीन। सर हाँ सर आपने लिखा है ना सुपर की में मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स तो फिर ए जैसे ये तो डेफिनेशन है डियर। मैक्सिमम हाँ तो नंबर सर ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब है डेफिनेशन, ये हाँ सर डेफिनेशन लिखी है मैंने। मतलब देखो मैक्सिमम नंबर एक बार मैं सर क्लियर कर नल हो दूं, सकती है क्या पता आपका आंसर मिल जाए वो चीज। मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन वैसे आपका, शिव्यांश आई थिंक पूछा था या आशीष ने पूछा था, दोनों का साथ साथ आया था तो इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा, आशीष ने पूछा था शायद ये क्वेश्चन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब है डियर कि यहाँ पर अगर कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे ए यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो ए के साथ बी है, ए के साथ सी है, ए के साथ बी सी है, तीनों के तीनों क्या होंगे डियर, सुपर की होंगे। ठीक है, मैक्सिमल का मतलब ये नहीं है कि रिलेशन के अंदर 4 एट्रीब्यूट है तो चारों ही होंगे तभी वो सुपर की होगा। मैक्सिमल का मतलब ये नहीं है। मैक्सिमल मतलब एटमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करेगा, कम नहीं होंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, जो प्राइमरी की है वो भी सुपर की है, जो प्राइमरी की है वो भी सुपर की है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की और दिस इज ऑल सबसेट ऑफ सुपर की। दैट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन द प्राइमरी कैंडिडेट की एंड द सुपर की। जितनी भी प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की भी होती है और सुपर की भी होती है। ये बिल्कुल मतलब समराइज वे में मैं बता रहा हूँ जो रिलेशन है प्राइमरी की, सुपर की और कैंडिडेट की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कैंडिडेट भी और सुपर की भी। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो प्राइमरी की होता है, उसके बाद आता है कैंडिडेट की और कैंडिडेट की के बाद आता है सुपर की। तो प्राइमरी की जो था यहाँ पर ए था, क्या ए यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और ये मतलब रिलेशन आप याद रखना, सुपर की जितने भी प्राइमरी की है कैंडिडेट की है सारी की सारी सुपर की होती है। मगर हम स्पेसिफिक डिफाइन करना है तो हम प्राइमरी की बोलेंगे, इसको प्राइमरी की बोलेंगे। मगर प्राइमरी की के बाद ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी की सुपर की होगी, बिल्कुल होगी। आंसर यस की फॉर्म में होगा, आंसर आपका यस की फॉर्म में आना चाहिए। सर एम्प्टी स्ट्रिंग सुपर की हो सकती है? नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग सुपर की कभी नहीं होगी। ओके सर एम्प्टी तो कुछ भी नहीं होगा ना, प्राइमरी की भी नहीं हो सकता। डेटाबेस में तो एम्प्टी का काम ही नहीं है सर? नहीं, एम्प्टी का देखो, एम्प्टी एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ प्राइमरी की क्या बोलता है कि कभी भी नल नहीं होना चाहिए। जब एट्रीब्यूट ही नहीं है, मैं मान के चलो मैं कहता हूं मेरा नाम ऋषभ है तो मेरे कोरस्पॉन्डिंग ना तो रोल नंबर है, ना कार नंबर है, ना आधार नंबर है, कुछ है ही नहीं और मैं अकेला हूं। मेरे इसी तरह से नेम ऋषभ नाम से कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो नेम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब एट्रीब्यूट का ही नाम आप अगर एम्प्टी कर दोगे, मैं कह रहा हूं किसी पर्टिकुलर वैल्यू में भी नल नहीं हो सकता। अगर नल है तो प्राइमरी की नहीं होगा। नल का मतलब है अननोन वैल्यू, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट वन। वो कुछ भी हो सकता है। जब मान के चलो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं क्या, इसको नेक्स्ट पेज चला जाऊं? सर Yes, पहले इसमें sir. ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ वो क्या है, सॉरी कैंडिडेट की क्या है इसमें एग्जांपल में? इस एग्जाम्पल में कैंडिडेट की है आपकी, इस पर्टिकुलर के लिए कैंडिडेट की है, अभी मैं बता देता हूं। देखो कैंडिडेट की ये दोनों है, ये दोनों है, बीसी भी है और सीडी भी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती है, सेम यार सुपर की भी कितनी भी हो सकती है, मगर प्राइमरी की एक ही होगी इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये देखो, ये मैंने कोई एग्जाम्पल से ये नहीं बताया है, मैंने बस एक छोटा सा पॉइंट क्लियर किया आपको, जो आई थिंक शिव्यांश ने क्वेश्चन पूछा था कैंडिडेट की क्या होती है, यस उसके सर लिए मैंने क्लियर है। तीनों के ये बताया। इसको डिटेल में ये ना सोचो कि ये पर्टिकुलर फिक्स है, ये अभी मैंने ना प्रॉपर एग्जांपल लिया है। एग्जांपल जब लेंगे, जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे, सब कुछ लेंगे, तभी क्लियर करेंगे इसको।
सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा जो अभी आपने एग्जांपल में दिया है? ए बी और ए सी बस? ये वाला, ये कैंडिडेट की वाला या ये जो सर ये टेबल? कैंडिडेट की एफडी जो हमने पता करना था ना। हाँ एफडी। देखो पहले एक बार इसको कंप्लीट कर ले बिल्कुल। आई थिंक दीपांजलि या सुमन ने क्वेश्चन पूछा था, ये सिमरन ने, तो मैंने नाम नहीं देख पाया। ए डिराइव बी है, ये तो करेक्ट है हमारा, ठीक है। अब ए डिराइव सी है, ए डिराइव सी करेक्ट होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से बता दो। यस सर सर। होगा। डेफिनेटली होगा। लेफ्ट हैंड साइड में ए है और ए में सारी की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो डजंट वरी अबाउट द राइट हैंड साइड। ये अभी मैंने शॉर्टकट बताया था। बी डिराइव सी, अब क्वेश्चन आ रहा है बी डिराइव सी। बी में No. देखो, बी में सर नहीं देखो होगा। B2 है। देखो कभी भी आंसर है सर, है। जल्दीबाजी में नहीं करना है। C1 भी तो है, होगा ना। आंसर एक सेकेंड मैं बताऊं, आंसर जल्दीबाजी में नहीं करना। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई रिपीट हो रहा है बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है B2 तो जरूरी नहीं है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी, हो भी सकती है। कंडीशन B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर A2 है तो यहाँ भी B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग A2 होता तो ये एग्जिस्ट कर जाता, ठीक है। मगर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो अलग अलग वैल्यू आ रही है सी की, ठीक है डियर, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सर बी से सी कैसे नहीं है सर? है सर सर। सेम तो आ रही है। बी से सी को करना है मैं। ओहो सॉरी, मैं गलत बता दिया। B2 के लिए C1 है, B2 के लिए C1 है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। मैं ए को देख गया, बी डिराइव ए को, मतलब मेरे माइंड में बी डिराइव ए चल रहा है और बता रहा हूं मैं कुछ और। चलो बी डिराइव ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बी डिराइव ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीनों ऊपर के क्लियर, तीनों ऊपर के करेक्ट है और चौथे वाला हमारा इनकरेक्ट है। अब देखो सी डिराइव बी, ये क्लियर हो गया ना डियर? ऊपर के 4 क्लियर हो गए हैं। यस सर। सी डिराइव बी, सी डिराइव बी में देखो यहाँ पर 3 जगह रिपीटेशन है, 3 जगह रिपीटेशन है। C1 C1 C1, C1 के लिए B1 है तो यहाँ पर C1 के लिए क्या आ रहा है B2 अलग आ गया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंप्लाइज नहीं होगा। सी डिराइव ए, सी डिराइव ए, C1 के लिए A1 है तो C1 के लिए A2 आ गया, तो ये भी इंप्लाइज नहीं होगा। तो ऊपर के 3 एग्जिस्ट करेंगे और नीचे के 3 एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर है डियर? यस सर। ओके दीपांजलि, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं, मूव करते हैं आगे। यस सर। गुड। तो यहाँ देखिए अगला मैं क्या कंसेप्ट बता रहा था। आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, किसका आया था? एक क्वेश्चन अभी आप पूछ रहे थे ना, 5 वाला एम्प्टी वाला जो बात कर चल रही थी। हाँ सुपर की एम्प्टी हो सकती है नीचे। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये था कि 5 वाला, तो यहाँ अगर मैं 3 एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, मान के चलो A, B और C, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ मैं ABC 1 2 3 XYZ, ठीक है। अब चौथी वैल्यू और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने इसको एम्प्टी कर दिया और यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया मैंने W, ठीक है जी। ये पूरी टेबल है, ये लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये अलग है, ये 4 रो है बेसिकली इसकी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ A डिराइव B, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर जगह क्या है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ पर D भी हो सकता है, मगर आंसर तो ये है ना कि यहाँ पर B भी हो सकता है, यहाँ C भी हो सकता है, यहाँ A भी हो सकता है। जिस हिसाब से आप एज्यूम कर रहे हो तो उस हिसाब से ABC में से भी तो कोई भी हो सकता है। अगर ABC में से कोई भी वैल्यू है, ABC में से कोई भी वैल्यू अगर है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा। ठीक है डियर, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं क्या कह रहा हूँ, ABC यहाँ पर डैश है, तो क्या हम इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या वैल्यू है, ठीक है डियर। अब क्वेश्चन आता है कि आई थिंक आशीष ने क्वेश्चन पूछा था कि सर 5 वाला, या शिव्यांश ने पूछा था, जिसने भी पूछा था उसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर
जब हम किसी पर्टिकुलर टप्पल की बात करें तो यहाँ अगर हम कहें क्या A एक प्राइमरी की है, आंसर इज नो. Why? Because A contains the null value, and whenever null will be occur, we can't say that is a you can say कि यहाँ पर कोई वैल्यू है या नहीं है और क्या वैल्यू है. We don't know the exact value of that particular position. Whenever null value will be occur, then you can say directly, you can say primary key not that particular attribute is not in the form of primary key. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमारा प्राइमरी की नहीं होगा. सर वो कैंडिडेट की का पार्ट या सुपर की का पार्ट हो सकता है जिसमें नहीं होगा अगर वो प्राइमरी की ही नहीं है. आप चीजों को समझो, अगर वो प्राइमरी की ही नहीं है और हाँ बिल्कुल ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर वो प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की का मतलब है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, तो वो डेफिनेटली कैंडिडेट की भी नहीं होगा. और क्योंकि नल वैल्यू में प्राइमरी की, अगर प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू नहीं आ रही तो ना तो वो कैंडिडेट की के अंदर आएगी ना ही सुपर की के अंदर आएगी. नल वैल्यू का मतलब है कोई भी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं है, चाहे वो कैंडिडेट की बात करें या सुपर की बात करें. नल तो होना ही नहीं चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ. नल का मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए वैल्यू, तभी हम कह पाएंगे कि वो प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है या सुपर की है. सभी पर्टिकुलर रो में वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर किसी भी पर्टिकुलर रो में वैल्यू नहीं है और उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आप पिक कर रहे हो, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मान के चलो शायद सुमन ने क्वेश्चन किया था, बी के लिए बात करें, हम सी के लिए बात करें, तो हम कह सकते हैं बी और सी में से कोई ना कोई एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की हो सकता है. मगर ए की बात करें, या बी के साथ ए को कंबाइन कर दे, सी के साथ ए को कंबाइन कर दे, या बी सी ए को कंबाइन कर दे, तो ये तीनों के तीनों आपके कभी भी प्राइमरी की भी नहीं होंगे, सुपर की भी नहीं होंगे और कैंडिडेट की भी नहीं होंगे. ये बात समझ में आ गई है? तो सर इसमें फिर एफडी भी हम लोग नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हैं डियर सुमन, कर सकते हैं. बी इंप्लाइज सी की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जिस्ट करेगा, कर सकते हैं. हाँ. ए के कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हम एफडी चेक करें तो वहां पॉसिबल नहीं, वहां नहीं है, वहां नहीं है. वो मैं बता ही रहा हूँ, ए डिराइव बी है, जहां पर भी नल आ गया ना तो हम एफडी डिफाइन कर सकते ना ही यूनिकली डिफाइन कर सकते. यूनिकली का मतलब है प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की. जी सर. ठीक है, वेरी गुड. तो मैं ये कह रहा हूँ, अब क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है कि क्या एट्रीब्यूट नल हो सकता है. जब मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलर रो नल नहीं हो सकती, तो क्या एट्रीब्यूट को नल कर सकते हैं हम? कभी भी नहीं कर सकते. एट्रीब्यूट तो होना ही होना चाहिए. जब हम पर्टिकुलर रो की बात कर रहे हैं उसमें वैल्यू नल नहीं हो सकती, तो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू नल कैसे हो सकती है? आप समझिए. ठीक है ना डियर? चलिए चलिए आगे आगे करें. हाँ ठीक है. और बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो समझ नहीं आ रहा था कि 8 ही बच्चे रह गए, अभी तो 11 बच्चे थे. सबको समझ में तो आ रहा है ना? अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस सर. बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नो सर. ओ सर क्लियर है. चलो गुड. चलो अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड. देखो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एफडी. ये क्वेश्चन हमने कर लिया है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एफडीज. तो 3 टाइप की मेन होती है आपकी. बहुत छोटे से मैं डिफरेंस में समझा दूंगा आपको. पहला होता है आपका ट्रिवल. ये आपने वर्ड सुने होंगे, ट्रिवल एफडी. एक होता है नॉन ट्रिवल और एक होता है आपका सेमी नॉन ट्रिवल एफडी. ठीक है जी. तो ट्रिवल एफडी क्या होती है? एफडी तो हमें पता चल गया, एक्स डिराइव वाई अगर है तो वो एफडी होगा. ठीक है जी. अब वो ट्रिवल कब होगा? तो ट्रिवल कहता है कि y इज ए सबसेट ऑफ x. ये इफ x डिफाइन y कब होगा? व्हेन y इज ए सबसेट ऑफ x. अगर राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, देन द एफडी इज नोन एज ट्रिवल एफडी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, ए बी डिटरमाइन बी,
BC determine C, ABC determine AB, तो क्या ये सारे के सारे ट्रिवल होंगे? बिल्कुल होंगे। राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, सबसेट है। ये समझ में आ गया? सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इज कंटेन इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन यू कैन से ऑल द एफडीज इज नोन एज ट्रिवल एफडी। नॉन ट्रिवल क्या होगा? नॉन ट्रिवल कहता है कि x डिटरमाइन y अगर है तो x इंटरसेक्शन ऑफ y शुड बी इक्वल टू एम्प्टी, तब वो नॉन ट्रिवल होगा। देखो ट्रिवल का उल्टा है नॉन ट्रिवल। ट्रिवल है राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और नॉन ट्रिवल का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इंटरसेक्शन अगर नल है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर नल है तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवल एफडी। मतलब यहां पर अगर हम बात करें x डिटरमाइन y, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई कॉमन पार्ट है? इसको सिंपल सी वे में अगर मैं बात करूं, नो कॉमन पार्ट, नो कॉमन पार्ट या एट्रीब्यूट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है जी। x डिटरमाइन y है, y और x दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर हम बात करें a डिटरमाइन b, ये भी एग्जांपल हो सकता है, AB डिटरमाइन C, AB डिटरमाइन CD, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रिवल, ठीक है जी। क्लियर है? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट है सेमी नॉन ट्रिवल एफडी। सेमी नॉन ट्रिवल एफडी क्या कहता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? ट्रिवल एफडी का प्लस नॉन ट्रिवल एफडी। शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, ये समराइज वे में, सेमी नॉन ट्रिवल दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिवल एफडी प्लस नॉन ट्रिवल एफडी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल है जैसे कि SID डिराइव SID C ने, तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये आगे हम करेंगे, राइट हैंड साइड को आप ब्रेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब क्या कह रहा हूं, यहाँ पर दो एट्रीब्यूट है, एक SID है और एक C नेम है इन द राइट हैंड साइड, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो SID डिराइव SID और SID डिराइव C नेम, इसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है डियर। राइट हैंड साइड को आप ब्रेक कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर? मैं ये कह रहा हूं कि A डिराइव BC है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? A डिराइव B और A डिराइव C, एक ही बात है। A डिराइव BC को आप A डिराइव B, A डिराइव C भी लिख सकते हो। क्लियर? तो इससे अगर हमें समझ में आया, ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये सेमी नॉन ट्रिवल है या नहीं है? बिल्कुल है। ये तो हो गया आपका ट्रिवल का एग्जांपल और ये हो गया नॉन ट्रिवल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सेमी नॉन ट्रिवल। सर जी सर, ये जो हमने एग्जांपल दिया ए मतलब A डिराइव्स BC, इसमें ट्रिवियल वाला पार्ट तो नहीं होगा क्योंकि BC में तो कुछ कॉमन नहीं है का? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये सेमी नॉन ट्रिवल है। मैंने ये एक सिंपल समझाया था कि इसका मतलब ये, ओके सर। इसको आप ऐसे लिख लो ना, फिर अगर ये सेमी नॉन ट्रिवल है तो A डिराइव AC लिख लो इसको, ठीक है। तो A डिराइव A हो गया, A डिराइव C हो गया, ये एग्जांपल बन जाएगा। इन्हें कंसेप्ट को समझना बस, है ना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई इश्यू नहीं। ये सेमी नॉन ट्रिवल का एग्जांपल बनाना है तो ये लिख लो, ठीक है डियर। सर जी सर, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया था ना SID से SID और C नेम, तो वैसे अगर SID से C नेम और एक और भी एट्रीब्यूट होता, सपोज कुछ भी होता, D ले लेते। दोबारा बोलो, मेरे को एग्जांपल बोलो। सर SID हाँ से SID, C नेम और C रोल नंबर, C रोल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं डियर, तीनों को ऐसे ही। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉमन रहेगा, SID डिराइव SID डिराइव C नेम, तीसरा और आ जाएगा SID डिराइव C रोल नंबर। सर दो के पेयर में नहीं कर सकते SID ब्रेक C नेम एंड C रोल नंबर?
एक ही बात है डियर, आप ऐसे भी कॉम्बिनेशन कैसे भी बना सकते हो, SID लिख लो, SID को सी नेम रोल नंबर लिख लो, एक ही बात है। ये मीनिंग तब समझ में आएगा जब अभी हम आगे चलेंगे ना, तब आपको ये अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो आगे वाला पार्ट है, ये तो मैं बस मीनिंग बता रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ सॉरी, ठीक है। इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि आगे का पार्ट मेरे को आता है, ठीक है ना, ये आगे आएगा ये वाला पार्ट, फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि राइट हैंड साइड वाला ब्रेक होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन है, ऐसा नहीं कि कोई चीज बनी हुई है उसका कोई रीजन नहीं है, उसका भी रीजन है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, मतलब जब ये कंसेप्ट आएगा। ये बेसिकली जब हम कैंडिडेट की सुपर की निकालते हैं, अप्लाई करते हैं क्लोजर को फाइंड आउट करना, तब आएगा ये कंसेप्ट, ठीक है ना डियर। ठीक है आशीष, चलें आगे हम, सबकी अगर सलाह हो गई हो तो चलूं मैं आगे। यस सर। ठीक है, तो आगे है एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये समझने आने के बाद अब हम बात करते हैं। एक टेबल हमें दी हुई है, छोटी सी टेबल में बना रहा हूँ, 3 एट्रीब्यूट है उसमें, ABC नाम से 3 एट्रीब्यूट हैं, वैल्यू है 2 3 4 2 4 5 2 3 6 2 4 4, ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन है आपका फाइंड नॉन ट्रिवियल FDs सेट, नॉन ट्रिवियल FD सेट निकालना है ऑफ R बेस्ड ऑन गिवन इंस्टेंस। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसके बेस पे आपको क्या निकालना है, नॉन ट्रिवियल FD। ये क्यों निकालना पड़ता है इसका रीजन भी मैं दे देता हूँ, आगे है ना हम डीकम्पोजिशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग लॉसलेस डीकम्पोजिशन, वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालने की, ठीक है। तो हम यहीं पर सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखो कैसे निकालेंगे, अभी देखो 3 एट्रीब्यूट दे रखे हैं। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल FD को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए नॉन ट्रिवियल क्या होती है। तो हमें पता है कि दोनों पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो नॉन ट्रिवियल के एग्जांपल है। तो 3 एट्रीब्यूट आपको दे रखे हैं, A, B और C, तीनों एट्रीब्यूट में कॉम्बिनेशन बना लेंगे हम, पहले पता होगा ये तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। पहले एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, या तो B आ सकता है क्योंकि नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं हम, इसी तरह से C भी आ सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने फिक्स कर दिया, राइट हैंड साइड क्या हो सकता है, नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं तो कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों साइड में, ठीक है डियर। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड हमने B सिलेक्ट कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, A आ सकता है या C आ सकता है, क्योंकि नॉन ट्रिवियल का मतलब है दोनों साइड कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सेम ईयर C को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्या आ सकता है, A आ सकता है या B आ सकता है, और या दोनों का कंबाइन। ये बात समझ में आ गई है नॉन ट्रिवियल में। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सिंगल सिंगल लिया था, अब कंबाइन करके देख लेते हैं। AB, तो यहाँ क्या आ जाएगा C, यहाँ पर BC, तो यहाँ क्या रह जाएगा A, और यहाँ पर AC, तो यहाँ क्या रह जाएगा B। यही कॉम्बिनेशन बनेंगे 12 3 एट्रीब्यूट के नॉन ट्रिवियल के लिए। यस सर। ठीक है जी, इसके अलावा कोई और बन सकता है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो, अब मेरे को बताओ A डिराइव B एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, नो सर। नहीं करेगा। A डिराइव C नहीं नहीं करेगा। A डिराइव BC करेगा या नहीं करेगा, नो सर। नो No, कौन sir. बोल रहा है, नो कौन बोल रहा है, पक्का पक्का। ए तो रिपीट हो रहा है ना। कॉमन है ना। यस सर। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा ना सर। नहीं हाँ करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही बस मेरे को यूनिटी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं सामने वाला जो है ना कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, मगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेगा। बी डिराइव ए बताओ, सब करेगा। डेफिनेटली करेगा, करेगा। ठीक है।
बी डिराइव सी, यस। पक्का? नो सर, नो नहीं करेगा। नो 3 के सर लिए नहीं डिफरेंट करेगा। वैल्यू आ रही है, 3 के लिए दो, 3 के लिए 4 और 6 आ रहा है, इसलिए नहीं करेगा। बी डिराइव ए सी, नो सर नहीं करेगा। मतलब बी ड्राइव नहीं सी नहीं करता, एसी कहाँ से होगा? ठीक है, बी डिराइव सी ही नहीं कर रहा तो ए सी कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। सी डिराइव ए, नो सर। सी डिराइव ए यस सर, करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। सी डिराइव ए जो नो बोल रहे थे प्लीज आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 4 के लिए 2 ही आ रहा है, इस 4 के लिए, दोनों 4 के लिए 2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी डिराइव बी, सी डिराइव नहीं बी, करेगा। सी ड्राइव No. बी के लिए नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल सही करेगा। कह रहे हो। 4 के लिए 2 अलग अलग वैल्यू आ रही है। सी ड्राइव ए बी, नहीं ये करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, वेरी गुड। अब ए बी डिराइव सी, सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल। बी सी डिराइव, जल्दी जल्दी बोलो, बी सी डिराइव ए, बीसी डिराइव सब करेगा। करेगा, ठीक है। और ए सी डिराइव बी, सर नहीं करेगा। वेरी गुड। ठीक है, जहां पर टिक लगाया है सिर्फ वो सिलेक्ट कर लो और नॉन फंक्शनल नॉन ट्रिवियल एफडी निकल गई है आपकी। क्या क्या आ गई? बी डिराइव ए, सी डिराइव ए और बी सी डिराइव, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर मान के चलो ऑब्जेक्टिव में आपसे नंबर पूछ ले कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इस टेबल के लिए कितनी होगी, तो 2 3 4 5 आंसर देगा, ऑप्शन देगा, तो 3 आप टिक कर दें। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लेना। एट्रीब्यूट 3 ही है, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। एट्रीब्यूट 3 ही है यहाँ पर, ए बी सी। ठीक है, वैल्यू है 4 4 3 4 4 4 4 6 3 4 6 4, 10 मिनट 2 4 3। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी या कराऊं? यस सर, हो सर जाएगा। हो जाएगा। वेरी गुड, हो जाएगा सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे करें, आगे करें। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, टॉपिक वो और कर लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स ओवर एफडी, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा, अभी पहले मैं लिख देता हूँ। पहला आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? एक्स डिराइव एक्स, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सुने होंगे, रिलेशन के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, उसमें होता है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? ए कोमा ए, ऐसे मतलब रिलेशन होता था, ए कोमा ए अगर रिलेशन के अंदर है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये एक प्रॉपर्टी होती थी आपकी रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है। एक्स डिराइव एक्स, वाई डिराइव वाई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वही राइट हैंड साइड है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ये रूल्स है एफडीज के ऊपर। ठीक है, सेकंड होता है आपको, मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है, नेट के अंदर क्वेश्चन आया है ये वाला, आपको इस तरह से दे देगा टेबल 1 टेबल 2। ठीक है, यहाँ पर दे देगा रिफ्लेक्सिविटी, अगली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी, आर्मस्ट्रॉन्ग में अगली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है सबको पता हुआ है, तो इफ x derive y and y derive z, अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन क्या होगा? x derive z भी एग्जिस्ट करेगा, ये पता है आप लोगों को? ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x derive y कोमा y derive z, किसको इंप्लाइज करता है? x derive z को।
ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी, सिंपल सी है, ये समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा, सिंपल लिखा हुआ है, आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन इसको बोलते हैं हम। सो ऑगमेंटेशन ये है क्या बेसिकली, अगर मान के चलो x डिराइव y ट्रू है, इफ x डिराइव y किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंस या किसी भी टेबल में ट्रू है, तो ये कहता है ऑगमेंटेशन मतलब ऐड करना। ऐड करना तो ये कहता है यहाँ पर आप कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, एक्स जेड ऑल्सो डिराइव वाई जेड। अगर x डिराइव y ट्रू है तो एक्स जेड डिराइव वाई जेड भी ट्रू होगा। मतलब ऑगमेंटेशन का मतलब है ऐड करना कोई भी एट्रीब्यूट। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी वही एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, तो वो भी ट्रू होगा। ये क्लियर है पॉइंट? ऐसा नहीं है जेड ही ऐड करना है, मतलब मान के चलो जेड क्यों ऐड कर रहा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर एक्स वाई जेड, अगर ये वाली एक्स डिराइव वाई है तो एक्स जेड डिराइव वाई जेड भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये ट्रू है तो करके देख लेना किसी भी एग्जांपल में, किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, ये ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी होती है। एक होता है स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज यहां पर वो समझ में आएगा जो मैं बता रहा था लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है। स्प्लिट एंड मर्ज का मतलब क्या है? स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, मर्ज का मतलब है ज्वाइन करना, जोड़ना। ठीक है, तो पहले स्प्लिट समझ लेते हैं। तो स्प्लिट यहाँ पर वही चीज है जो मैंने अभी समझाया था। इफ एक्स डिराइव वाई जेड है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, देन एक्स डिराइव वाई एंड एक्स डिराइव जेड भी एग्जिस्ट करेगा। ये कहता है अगर एक्स डिराइव वाई जेड है, ट्रू है, ठीक है, तो एक्स डिराइव वाई एंड एक्स डिराइव जेड भी एग्जिस्ट करेगा। ये होता है स्प्लिट करना। स्प्लिट कहां से कर रहे हो? राइट हैंड साइड से। ठीक है, और मर्ज का मतलब क्या है कि मर्ज मतलब ये कहता है यही चीज, उल्टा है इसका, एक्स डिराइव वाई एंड एक्स डिराइव जेड है तो क्या कर सकते हैं आप? लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉमन है ना इसमें, तो राइट हैंड साइड को जोड़ सकते हो। उल्टा है बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स डिराइव वाई जेड, यहाँ पर है एक्स डिराइव वाई एंड एक्स डिराइव जेड। इसको सर्कल कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। यहाँ पर ये चीज है, इसको बोलते हैं स्प्लिट, और ये चीज है नीचे से ऊपर, मतलब ये नीचे वाला गिवन है, इसको बोलते हैं मर्ज। ठीक है जी, इसको ऐसे समझ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो टेबल वाला मैंने बताया था रिफ्लेक्सिविटी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन दे देगा इस तरह से, एक्स डिराइव वाई, वाई डिराइव जेड, देन एक्स डिराइव जेड। तो ये रिफ्लेक्सिविटी से तो नहीं होगा, यहाँ ट्रांजिटिविटी। तो इस तरह से आप मैप कर सकते हो, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ठीक है डियर, तो आई थिंक आगे करें या अभी आज के लिए इतना ठीक है? सर आज के लिए इतना ठीक। सर इतना ही ठीक है, थोड़ा रिवाइज करेंगे। थोड़ा रिवाइज करेंगे, अच्छा ठीक है। तो कल की क्लास के लिए टाइम क्या रहेगा? सर मॉर्निंग में टाइम है आपके पास? मॉर्निंग में कल क्या है? हाँ, कल तो मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा, या तो मतलब 12 o'clock तक तो मैं बिजी हूँ। 12 o'clock तो शाम को ही रख लें। सर इवनिंग में कब फ्री रहते हैं आप? इवनिंग में यही टाइम, वैसे तो सर से जो बात हुई थी वो तो ये कह रहे थे लेट नाइट भी रख सकते हो आप, और लेट नाइट थोड़ा सा इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी।